नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन का यह सेकंड लास्ट वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग जून 2026 के सभी करंट को पूरा कर लेंगे। एक ही वीडियो में जून का सारे करंट मैं करवा दूंगा। इसके बाद से एक और वीडियो बचेगा जिसमें मुझे सितंबर 2025 का करंट अफेयर करवाना है। आज 10 तारीख है, वो आपको 12 से 13 के बीच में वो भी मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक जितने भी मैंने करंट अफेयर के वीडियो करवाए हैं, खासतौर से सितंबर के बाद से लेकर के जून तक, इसको अगर ढंग से रिवाइज़ किया जाए तो करंट अफेयर आपका श्योर हो जाता है कि हाँ भाई, इस सेक्शन में से अगर आता है तो यहीं से आएगा। बिहार करंट का मैंने नहीं करवाया है, एक ही थोड़े बहुत 30-40 सवाल मैंने करवाए थे। अगर उसके बाद मुझे कंटेंट इकट्ठा हो जाता है तो मैं बिहार करंट भी पूरी तरह से करवाने का प्रयास करूँगा। सवाल वन लाइनर नहीं होते हैं मेरे, जनरली कम होते हैं। सवाल जो होंगे उसमें एक एक सवाल में 3-3, 4-4 वन लाइनर हम लोग कंटेन करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आंसर पता हो तो लगाइएगा भी। पिछले ही महीने का करंट अफेयर, इसलिए आप आसानी से लगा भी सकते हैं। हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग फैब के संबंध में कथन पर विचार करें। भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण फैब सुविधा का उद्घाटन हाल ही में IISc बेंगलौर में किया गया। किसके द्वारा किया गया है ये आपको पता है क्या? मैंने पढ़ाया था। इस सुविधा की स्थापना के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वित्तीय योगदान दिया है। सेमीकंडक्टर के लिए जनजातीय मंत्रालय योगदान देगा ताकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उन्नत तकनीक कौशल प्रदान किया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं। राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था। भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग फैब सुविधा का उद्घाटन ट्रेनिंग के लिए है ये IISc बेंगलौर में सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग परिसर में किया गया। इस उच्च स्तरीय 3200 वर्ग फुट के क्लीन रूम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपए करीब में दिए हैं। ST छात्रों को चिप फैब्रिकेशन, फोटोलिथोग्राफी, क्लीन रूम ऑपरेशंस इत्यादि में उनको स्किल प्रदान करना, प्रैक्टिकल स्किल, व्यवहारिक स्किल जो है वो प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल वो टॉपिक है जहाँ से सवाल बनने की संभावना 100% है, क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति मापन का जो तरीका है वो अब धीरे धीरे बदल दिया जाएगा। भारत में इन्फ्लेशन मापने के सूचकांक में हो रहे संरचनात्मक बदलाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्ट्रक्चरल चेंज जो हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सरकार का 15 जून 2026 को आधार वर्ष 22-23 के साथ WPI श्रृंखला लॉन्च करेगी, जिसे अगले 5 वर्षों के बाद बंद कर आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक PPP इसको कहा जाता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आउटपुट PPI को मुख्य पैमाना बनाया जाएगा। तो WPI श्रृंखला जो है ये अगले 5 वर्षों में इसको चरणबद्ध तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला जो श्रृंखला है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर लाया जाएगा क्या? तो आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लाया जाएगा। ये आज पूछे कल पूछे आपसे, इस टॉपिक से सवाल की 100% गारंटी है, पूछेगा ही आपसे। वाणिज्य मंत्रालय 15 जून को आधार वर्ष 22-23 के तहत WPI जारी करेगा, जिसे 5 वर्षों के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर गैर खुदरा मुद्रास्फीति के लिए आउटपुट PPI मुख्य विधिक पैमाना माना जाएगा। WPI में थोक बाजार के अप्रत्यक्ष कर, परिवहन मार्जिन शामिल होते हैं, जिसमें डेटा फूल जाता है, जबकि आउटपुट PPI उत्पादकों द्वारा प्राप्त वास्तविक कीमतों को मापता है, इसे शुद्ध कर मार्जिन शामिल नहीं होते हैं। इसीलिए PPI जो है इसको अब थोड़ा सा रैशनल तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर और व्यवहारिक लग रहा है WPI की जगह पर। ठीक है, इसके बारे में एक और सवाल करेंगे, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था। नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक जो हाल ही में एयरटेल के 5G प्लान और नेट न्यूट्रलिटी के विवाद के कारण चर्चा में रही है, का प्राथमिक कार्य क्या है? नेटवर्क स्लाइसिंग पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये टेलीकॉम ऑपरेटर को एक ही भौतिक 5G बुनियादी ढांचे में कई आभासी वर्चुअल नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। आप अगर प्लान लेंगे और आप लेंगे प्लान हाई इंटरनेट प्लान अलग से खरीदेंगे, तो आपको जो नेटवर्क मौजूद है वर्तमान में उसी में से स्लाइस करके एक किनारा करके आपको इंटरनेट प्रदान किया जाएगा, जिससे बाकी लोगों का जो इंटरनेट है वो किसी और स्पीड पर चलेगा और आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है वो किसी और स्पीड पर, हाई स्पीड पर चलेगा। इसी को नेटवर्क स्लाइसिंग कहा जाता है। स्लाइस का मतलब काटना, नेटवर्क का एक हिस्सा काट करके आपको इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। भारत में एयरटेल पहली कंपनी बनी है जो नेटवर्क स्लाइसिंग के जरिए हाई जो स्पीड इंटरनेट है ये उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा अगर आप परचेज करते हैं तो।
5G स्टैंडअलोन की एक कोर तकनीकी विशेषता है जो टेलीकॉम ऑपरेटर को एक ही भौतिक बुनियादी ढांचे के ऊपर कई विशिष्ट आभासी नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। हाल ही में एयरटेल ने प्रिफरेशन 5G डेटा प्लान, प्रिफरेशन का मतलब होता है प्रायोरिटी दे करके, लॉन्च किया है, जो अधिक भुगतान करने वालों को नेटवर्क स्लाइसिंग के जरिए उच्च स्पीड देगा। नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ सामान्य व्यवहार और ट्राई के नियमों का यह उल्लंघन माना जा रहा है। देखते हैं कि इसका आगे क्या करती है ट्राई। आरावली पर्वत श्रृंखला, इसके पर्यावरणीय सुरक्षा के संदर्भ में कथन पर विचार करें। एकमात्र कारण जिसके कारण हम लोग इसको कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कंचन देवी, महानिदेशक ICFRE की अध्यक्षता में आरावली पहाड़ियों परिभाषा में 100 मीटर की ऊंचाई के मानदंड के विरोधाभास की समीक्षा के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कंचन देवी कमेटी, क्या ऐसा है क्या? आरावली विश्व के सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं से एक है, जिसका लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। कंचन देवी समिति, याद रखिएगा, आरावली पूरे वर्ष इस बार चर्चा में रही है, तो कंचन देवी समिति आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको गठित करवाया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में स्यूडो मेलानिस्टिक बाघ के संरक्षण के लिए चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां प्राकृतिक रूप से स्यूडो मेलानिस्टिक या काले बाघ पाए जाते हैं, जिनकी धारियां बहुत अधिक घनी होती है। यह स्थिति अधिक इनब्रीडिंग के कारण उत्पन्न हुई। आनुवंशिक अलगाव को तोड़ने के लिए ताडोबा से जीनत नामक बाघिन को यहाँ पर लाया गया, जिसे हाल ही में 4 शावकों को जन्म दिया था। इसी कारण से हमने इसको पढ़ा था। तो ताडोबा अभयारण्य किस राज्य में है? अगर आप ये मुझे बताएंगे तो सही रहेगा। ताडोबा अभयारण्य किस राज्य में है? भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत के किस शहर से शुरू होता है? तो भारत के मोड़े मणिपुर शहर से शुरू होता है। भारत म्यांमार त्रिपक्षीय थाईलैंड 1360 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क परियोजना है। भारत के मणिपुर राज्य के मोड़े से शुरू होकर के म्यांमार के तामू, कलीबा और मांडले से होते हुए थाईलैंड के माईसॉट शहर तक जाती है। म्यांमार के राष्ट्रपति की हालिया यात्रा के कारण से यह चर्चा में था। चिकित्सा विज्ञान, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के संदर्भ में कोडीन कफ सिरप के बारे में कथन पर विचार करें। दरअसल में रिपोर्ट आया था कि बिहार में जिनको शराब नहीं मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कोडीन का उपयोग कर रहे थे, इसके कारण से इसको बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा। कोडीन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ओपियोड है जो यकृत, लीवर में CPY2D6 एंजाइम द्वारा टूटकर सक्रिय मॉर्फिन में परिवर्तित हो जाता है। कोडीन मस्तिष्क में माडुला के कफ केंद्र की संवेदनशीलता को बढ़ाकर के खांसी को रोकता है। इसी कारण से कोडीन कफ सिरप जो है बहुत ज़्यादा स्तर पर उपयोग किया जाता था। अब इसका उपयोग करने लगे लोग नशा के लिए। तो इसका दोनों कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है यहाँ पर। कोडीन एक पोड्रेक यकृत एंजाइम इसके लगभग 10% हिस्से को तोड़कर सक्रिय मॉर्फिन बदल देता है। ये एंजाइम का नाम है जो वास्तविक चिकित्सीय असर करता है। ये मस्तिष्क माडुला ऑब्लंगटा के में स्थित कफ केंद्र की विद्युत संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। इससे खांसी का संकेत जो है, जो मस्तिष्क हमारे गर्दन को भेजता रहता है, वो नहीं भेजता, इससे खांसी नहीं होती है। अत्यधिक खुराक से डोपामाइन स्राव बढ़ सकता है और श्रवण अवसाद का कारण बन सकता है। श्वसन अवसाद का, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बिहार में शराबबंदी के कारण इसे एक नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा था, तो कोडीन इसीलिए हमने पढ़ा था। उत्तराखंड के ग्लेशियर के भौगोलिक वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है? क्यों हम इसे कर रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में एक महिला जो है ग्लेशियर के ट्रैकिंग पर गई अपने 2 दोस्तों के साथ में, और वहाँ से वो आज तक नहीं लौटी हैं। वो कहाँ गई? उत्तराखंड की पूरी टीम ने छान लिया। NDRF, SDRF, हेलीकॉप्टर, भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन में से एक चलाया गया, लेकिन फिर भी वो महिला आज तक नहीं मिली है। कहाँ गई ये किसी को भी नहीं पता है। तो इसी कारण से हमने पढ़ा था। पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं मंडल में है, गंगोत्री कुमाऊं मंडल, सतोपंथ ग्लेशियर गढ़वाल मंडल। तो क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल बागेश्वर जिले में स्थित है, जहाँ से पिंडारी नदी निकलती है। हाल ही में सी ट्रैक, जिसका अंतिम बेस कैंप खाती गांव से एक नोएडा के इंजीनियर लापता हो गया था। सतोपंथ ग्लेशियर अलकनंदा नदी का जल स्रोत है, गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है। और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, जहाँ से भागीरथी निकलती है। कुमाऊं नहीं बल्कि गढ़वाल मंडल उत्तरकाशी जिले में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर दूसरा जो है ये गलत दिया हुआ है। यह गढ़वाल मंडल, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, तो गढ़वाल मंडल में यह गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है।
अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हाल ही में 110 वर्षों के बाद किस दुर्लभ प्रजाति की ऐतिहासिक पुनर्खोज की गई है? 110 वर्षों के बाद इस प्रजाति को वहाँ पर देखा गया है। कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, केचुए, ये सब पढ़ के जाना है हमें एग्जामिनेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर इसको कहा जाता है। ये ड्रैगन फ्लाई जैसा होता है और इसको ढूंढा गया। अब ढूंढा गया तो आपका सिलेबस बढ़ गया। इस कीड़े को भी याद रखिए कहाँ पर ढूंढा गया भाई, तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व भी है वो एक। 110 साल के अंतराल के बाद लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर, लंबी पूंछ वाला छोटा सा कीड़ा होता है, एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई की पुनर्खोज की गई। इसका वैज्ञानिक नाम बड़ा ही अजीब सा है। इसे आखिरी बार 1914 में तत्कालीन अबोर हिल्स में प्रलेखित किया गया था। ओडोनाटा ऑर्डर से संबंधित यह कीट अपनी असाधारण 360 डिग्री दृष्टि है इसकी, 360 डिग्री बैठा हुआ है, उसको चारों तरफ ये देख सकता है और हवा में स्थिर रहने की क्षमता कारण से जाना जाता है। ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का भाग है। ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और थोक मूल्य सूचकांक में होने वाले हालिया सांख्यिकी बदलाव के संदर्भ में कथन पर विचार करें। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो अभी अभी हो रहा है और WPI, इनके बारे में, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सरकार 15 जून को आधार वर्ष 22-23 के साथ WPI श्रृंखला जारी करेगी, जिसे 5 वर्षों की संक्रमण अवधि के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आउटपुट PPI उत्पादकों द्वारा प्राप्त वास्तविक कीमतों को मापता है, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने चीज़ों को बनाया है। अब जैसे ही फैक्ट्री आउटलेट है वहाँ रजिस्टर लेकर के बैठ गए और वहीं पर दाम लिख रहे हैं सबके। लेकिन इसमें नेट टैक्स और व्यापार व परिवहन मार्जिन को बाहर रखा गया है। इसमें से टैक्स को, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आया वो सब, इन सब को हमने बाहर रखा हुआ है। उसके आधार पर PPI निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा भी है, WPI के विपरीत सर्विसेज PPI के तहत बैंकिंग, बीमा, दूर संचार जैसी सीमाओं की कीमतों को भी मापा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। तीनों सही है, तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। PPI के बारे में इतना तो ज़रूर याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर जो हैं, जो सामान को बनाते हैं, हम उन्हीं के पास से क्या करेंगे, अब प्राइस को नोट कर लेंगे। पहले हम होलसेल मार्केट में नोट करते थे, इसलिए उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते थे। अब इसमें जैसे ही फैक्ट्री के बाहर ही हम बैठ जाएंगे रजिस्टर लेकर के और प्राइस नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक अंतर है, याद रखिएगा। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में किसे नामित किया गया? बहुत ही छोटा सा सवाल, किसी का यह गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहाताल, उत्तर प्रदेश में है ये। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। सुरहाताल गंगा नदी के विसर्प से बनी एक प्राकृतिक ऑक्सबो लेक है। 100 रामसर स्थलों के साथ भारत अब पूरे एशिया में पहले स्थान पर आ गए हम। एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो भारत में है रामसर स्थल। 100 रामसर स्थल अपने यहाँ पर हो गए हैं। भारत के राष्ट्रीय गहन जल अन्वेषण मिशन, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे समुद्र मंथन मिशन भी कहा जाता है, के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस मिशन के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान सागर के श्री विजयपुरम 3 कुएं में प्राकृतिक गैस की महत्वपूर्ण खोज की है। अंडमान सागर में है ये। कुएं का नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम 3 अंडमान सागर में। यहाँ पर हमने प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार पाए हैं और आने वाले समय में यहाँ पर एक्सप्लोरेशन भी शुरू होगा, यहाँ से हम निकालना भी शुरू करेंगे। तो इसका आंसर ज़रूर याद रखिएगा, कहाँ पर खोजा गया है, क्या कुएं का नाम है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला सवाल है नेट न्यूट्रलिटी और नेटवर्क स्लाइसिंग के बारे में। अभी हमने इसको पढ़ा, बस एक बार और देख लेते हैं क्या है। नेटवर्क स्लाइसिंग 5G तकनीक है, 5G ओनली, जो ऑपरेटर को एक ही भौतिक अवसंरचना में कई आभासी वर्चुअल नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। तो यही तो स्लाइसिंग का मतलब ही होता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही है, टावर और इत्यादि नेटवर्क के जो इक्विपमेंट है वो एक ही है, लेकिन वर्चुअल रूप से उसमें नेटवर्क को अलग कर दिया गया है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर हाई स्पीड मिल जाता है। एयरटेल के हालिया प्रेफरेंस 5G प्लान को आलोचकों द्वारा नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि अधिक भुगतान करने वाले ग्राहक के लिए इंटरनेट पर फास्ट लेंस का निर्माण करेगा। अब मान लीजिए एक स्लाइस काट लिया, अब जो इसमें पहले से थे यहाँ पर ये जो हिस्सा कट गया है, अब इसमें किसी निश्चित ग्राहकों को ही हमें प्रदान करना है। तो यहाँ के जो बाकी बचे ग्राहक हैं वो भी जनरल स्लाइस में ही शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे नेट चलाने में असमानता देखने को मिलेगा कि ज़्यादा पैसा पे करो तो ज़्यादा अच्छा इंटरनेट मिलेगा, कम पैसा पे करो तो ख़राब इंटरनेट मिलेगा।
और कम पैसा कैसे है, 350 रुपये का रिचार्ज कराओ लेकिन ढंग से आपका 5G भी नहीं चलेगा। तो ये तो बड़ा ही अलग हो गया है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से FSSAI ने पके या तले हुए खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए समाचार पत्रों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध क्यों लगाया है। कुछ दिन पहले ही FSSAI ने कहा था कि तले हुए खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको न्यूज़पेपर पर आपको नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि न्यूज़पेपर के इंक जो होते हैं वो जहर फैलाते हैं। इसका आंसर बी हो जाए, क्योंकि समाचार पत्रों की प्रिंटिंग स्याही में लेड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कैंसरकारी भारी धातुएं होती हैं जो भोजन में मिल जाती हैं, और इन्हीं के कारण से न्यूज़पेपर या कोई भी प्रिंट किया हुआ पेपर जिस पर आप खाद्य वस्तु किसी को परोसते हैं, खासतौर से गर्म और तला हुआ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। FSSAI ने सड़क किनारे विक्रेताओं को समोसा, कचौरी आदि को अखबारों में लपेटने से रोकने की चेतावनी दी है। अखबार की स्याही में सीसा, कैडमियम, बेंजीन, थैलेट्स जैसे खतरनाक रसायन होते हैं। जब गर्म या तला हुआ भोजन के संपर्क में आता है तो ये रसायन उनसे मिल जाते हैं, जिससे कैंसर और न्यूरोटॉक्सिसिटी, हार्मोनल असंतुलन का गंभीर खतरा पैदा होता है। इसके कारण से FSSAI ने मना किया था। जोजिला सुरंग परियोजना, जिसका हाल ही में ब्रेक थ्रू पूरा हुआ है, किन दो क्षेत्रों के बीच 12 संपर्क स्थापित करेगा। जोजिला को लेकर के न्यूज आया था, देखा होगा, PM से लेकर के CM तक सबने बधाई दी थी। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि टनल बनना शुरू हुआ, इधर से बन रहा है और इधर से बन रहा है, दोनों तरफ से बनता है। ये दोनों आपस में मिल जाते तो उसको ब्रेक थ्रू कहते हैं हम लोग। अब इसका बस फिनिशिंग करना है, और ये मिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि कई बार टेढ़ा हो जाता है काटने में। अगर बहुत अच्छे इंजीनियर्स ना हो तो वहाँ पर चीज़ें में दिक्कत आती है। तो ये किसको जोड़ेगा, तो कश्मीर घाटी सोनमर्ग और लद्दाख कारगिल मीनामार को यह जोड़ने का काम करेगा। जोजिला 12 होगा। 13.153 किलोमीटर जोजिला सुरंग का मुख्य उद्देश्य कश्मीर घाटी के सोनमर्ग को लद्दाख के कारगिल से 12 सड़क मार्ग से जोड़ना है। वर्तमान में जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख सर्दियों में 6 महीने के लिए देश से कट जाता है, जिसके कारण से जोजिला सुरंग रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के संबंध में कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, इसका किसी थर्ड पार्टी से रिव्यू करवाया जाएगा, ऑडिट करवाया जाएगा, क्योंकि इस योजना में आई है कि भाई इसमें अनियमितताएं मौजूद हैं। नीति आयोग DMEO द्वारा कराए गए मूल्यांकन यह पाया गया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया गया रिवॉल्विंग फंड मुख्य रूप से आय सृजन उद्यमों की स्थापना में उपयोग किया गया। क्या ऐसा हुआ है क्या? वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार 16वें वित्त आयोग चक्र अप्रैल 2026 से आगे बढ़ने के लिए किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन होना अनिवार्य हो जाएगा। क्या वित्त मंत्रालय ने ऐसा निर्देश दिया है क्या कि भाई अब कोई भी योजना आगे तभी बढ़ेगी जब उसका स्वतंत्र मूल्यांकन हो? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। नीति आयोग ने जो सर्वे किया उसमें यह पाया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को हमने पैसे दिए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए, वो उन्होंने घर के खर्चों में खपत कर दी। खाना पीना, साड़ी, कपड़ा लत्ता में सब खत्म हो गया। तो ये यहाँ पर आया था कि हम जिनको पैसा दे रहे हैं वो उन्होंने सही से उपयोग भी किया कि नहीं। DMEO थिंक टैंक मूल्यांकन में स्पष्ट पाया गया कि महिला SHG को दिए गए रिवॉल्विंग फंड का उपयोग आय सृजन के बजाय दैनिक घरेलू खर्च, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में उपभोग कर लिया गया। वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2026 के बाद किसी भी योजना को 16वें वित्त आयोग चक्र में तभी बढ़ाया जाएगा जब तीसरे पक्ष का मूल्यांकन पूरा हो चुका हो। तो इसीलिए ये निर्देश भी दिया गया है कि अब किसी भी योजना को तभी आगे बढ़ाएंगे, तभी फंडिंग करेंगे जब उसका स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया गया हो। द्विपक्षीय निवेश संधियों के संदर्भ में भारत के 2015 के मॉडल BIT की वह कौन सी प्रमुख विशेषता है जिसकी विदेशी नागरिकों द्वारा सबसे अधिक आलोचना की जाती है? तो भारत की जो है उसको कहते हैं, ये अनिवार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले निवेशकों को कम से कम 5 वर्ष 60 महीने तक घरेलू अदालतों में विधिक समाधान खोजना होगा। इसके कारण से बहुत बड़े स्तर पर भारत में निवेशक नहीं आते हैं। ये न्यूज़पेपर में आया था और बड़े बड़े इकोनॉमिक एडवाइज़र जो भारत सरकार के, उन्होंने आर्टिकल लिख करके इसके बारे में बताया था कि आप इस क्लॉज को ख़त्म कीजिए कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है अपने यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए लेकर के इन्वेस्ट करता है, उसका इन्वेस्टमेंट कहीं पर फंस जाता है, तो इसमें अनिवार्य किया गया 5 साल तक इस देश की अदालत में आपको केस लड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जाएंगे। तो इसको ख़त्म करने को रिकमेंड किया था। कई सारे भारत सरकार के सलाहकार हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर में लिख कर कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसका आंसर B हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए घोषित स्पेस टेक मिशन के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? 73वां पूर्ण सत्र आयोजित हुआ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए, इसमें स्पेस टेक मिशन घोषित किया गया। आपदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, उच्च रिजोल्यूशन ग्राम संसाधन मानचित्रण, चंद्रमा पर पूर्वोत्तर का पहला रोवर भेजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। ऐसा कोई भी स्पेस मिशन थर्ड वाला जो है वो घोषित नहीं किया गया है। शिलांग में आयोजित NEC 73वें सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 5 अंतरिक्ष तकनीकी मिशन घोषित किए गए। कहाँ पर हुआ है? शिलांग में हुआ है। ये भी याद रखना है, सवाल पूछा जाता है ये। इनमें NER शील्ड, बाढ़ भूस्खलन के लिए स्वचालित आपदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, उच्च रिजोल्यूशन ग्राम संसाधन मानचित्रण, पारिस्थितिकी तंत्र आर्द्रभूमि निगरानी, प्राकृतिक पूंजी लेखांकन शामिल है। चंद्रमा पर रोवर भेजने का कोई भी मिशन इसमें शामिल नहीं किया गया है। 29वें ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 29वें ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, कहाँ पर आपने ये टॉपिक देखा है? किसने आपको करवाया जून का करंट? 1 जुलाई को मैंने जून का मैगजीन दे दिया था स्टूडेंट्स को, मंथली कंपाइल करके। मार्केट में तो कोई भी नहीं आया था उस दिन, है ना। स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली प्रमुख परियोजनाओं के बारे में कौन से शामिल हैं? नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार 29वां स्वर्ण पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। एग्री स्टैक कृषि मंत्रालय, ई जागृति उपभोक्ता मामले मंत्रालय, महाकुंभ 2025 ई गवर्नेंस प्रयागराज मेला प्राधिकरण को स्वर्ण पुरस्कार से ई गवर्नेंस को लेकर के सम्मानित किया गया है। मंत्रालय कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय और प्रयागराज मेला प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने 29वें NAEG 2026 नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की घोषणा की। कृषि मंत्रालय के एग्री स्टैक किसानों के लिए वित्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ई जागृति है। महाकुंभ 2025 को इसमें प्रदान किया गया है। एलिको ग्रिपोन, जिसने हाल ही में क्लिनिकल परीक्षण में अत्यधिक उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं, किस चिकित्सा स्थिति के उपचार से संबंधित हैं? तो यह टाइप 2 मधुमेह और मोटापे को लेकर के यह दवाई है जिसने प्रशिक्षण में सही रिजल्ट दिया है। एलिकोग्रिपोन एक प्रयोगात्मक ओरल मुंह से दवाई दी जाने वाली GLP-1 दवा है। टाइप 2 मधुमेह और मोटापे के उपचार में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। यह एक वंस डेली पिल है, दिन में एक बार दी जाने वाली गोली है जिसमें बिना किसी भोजन या पानी के प्रतिबंध के लिया जा सकता है। विशेष रूप से भारत के थिन फैट फोनोटाइप, पतले दिखने वाले लेकिन आंतरिक वसा वाले मधुमेह रोगी जो होते हैं कि बाहर से तो पतले हैं लेकिन है उनको डायबिटीज़, उनके लिए अत्यधिक उपयोगी है। लगभग 90% मरीजों पर इसका सही स्तर हमें प्राप्त हुआ है। भारत को उर्वरक सब्सिडी में भारी वृद्धि की आकांक्षाओं के संदर्भ में कथन पर विचार करें। क्यों बढ़ गया? वेस्ट एशिया क्राइसिस इत्यादि कारण। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए भारत को उर्वरक सब्सिडी वैश्विक आपूर्ति संकट के कारण दोगुना होकर के 3.4 लाख करोड़ होने का अनुमान है। क्या ऐसा है अनुमान? सब्सिडी वृद्धि का एक प्रमुख कारण हॉर्मुज जलडमूर मध्य का बंद होना, समुद्री नाकेबंदी, मालभाड़ा आयात लागत का दोगुना कर दिया है। बिल्कुल सही है। आंकड़ा भी याद रखिएगा, ये वाला आंकड़ा भी आपसे पूछ सकता है, 3.4 लाख करोड़। यूरिया की आयात लागत $420 से उछल करके $950 प्रति टन हो गया। इसके कारण से भारत सरकार का बिल जो है वो बढ़ जाएगा। बजट अनुमान कितना था? 1.71 लाख करोड़ का था, अब ये बढ़ करके 3.4 लाख करोड़ हो जाएगा, लगभग में दोगुना। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में उद्घाटित सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग फैम सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ST छात्रों को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन क्लीन रूम ऑपरेशंस में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, यही इसका मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है। इथेनॉल मिश्रण और फ्लेक्स फ्यूल के संबंध में भारत सरकार की हालिया नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने उच्च इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दे दी है। इथेनॉल अत्यधिक हाइड्रोस्कोपिक और संक्षारक प्रकृति का होता है जिसके कारण से उच्च मिश्रण का उपयोग पुराने इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ये सवाल क्यों नहीं पूछेगा आपसे? डेली इथेनॉल की लड़ाई हो रही है न्यूज़ में। भारत पेट्रोल पंप पर ब्राज़ील की तरह 100% शुद्ध हाइड्रस इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बीच में चयन करने का विकल्प वर्तमान में आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। क्या भारत में पेट्रोल पंप पर आप चयन कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल आप डलवाएंगे?
इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत है। भारत में यही सबसे बड़ी कमी है कि ब्राज़ील की इथेनॉल नीति और भारत की इथेनॉल नीति में जो अंतर ये है कि ब्राज़ील में इथेनॉल नीति जो था वो विकल्प के तौर पर रखा गया था, लोगों ने उसको खुद से अडॉप्ट किया। यहाँ पर सरकार अनिवार्य रूप से रख रही है और ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के गाड़ी में तेल डलवा रही इथेनॉल वाला। गाड़ी की बैंड बज चुकी है, सभी की गाड़ियों के माइलेज कम हो गए हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत सरकार कच्चे तेल 88.5% आयात पर निर्भरता कम करने के लिए E22 E30 मिश्रण को उत्पाद शुल्क से छूट दे रही है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम E85 E100 को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा है। इथेनॉल पानी सोखने वाला और संक्षारक होता है, हाइड्रोस्कोपिक और संक्षारक होता है, इसलिए इंजन जो है उसके अंदर जंग लग जाती है, जिससे पुराने इंजनों को नुकसान पहुंचाता है, माइलेज में गिरावट आ जाती है। ब्राज़ील में उपभोक्ताओं को पंप पर E100 और इत्यादि मिश्रण को चुनने का विकल्प दिया गया है। क्वीन अनानास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अनानास 2 प्रकार का होता है, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन। कौन सा कथन सत्य है? इसे 2018 में त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया था। इसे वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन क्वीन अनानास शुरू किया गया है, यही यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वीन अनानास अब सुनहरे पीले रंग अनूठी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। 2014 में GI टैग मिला तो 2018 में त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है, असम का नहीं। इसकी सबसे बड़ी USP है कि त्रिपुरा के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर जनजातीय आबादी रहती है वहाँ पर रसायनों का न्यूनतम या शून्य उपयोग करके इसका उत्पादन किया जाता है। इसको वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए 236 करोड़ रुपये फार्म टू प्लेट योजना शुरू की गई है। भारत और स्लोवाकिया के बीच हाल ही में व्यापक साझेदारी घोषणा के संदर्भ में कथन पर विचार करें। स्लोवाकिया प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई थी, उसी के संदर्भ में यह सवाल पूछा जा रहा है। स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित भू-आबद्ध देश है, जिसका जन्म 1993 में चेकोस्लोवाकिया के शांतिपूर्ण विभाजन के बाद हुआ। चेकोस्लोवाकिया जब उसका बाल्कनीकरण हो गया, टूट गया वो, उसके बाद से ये बना क्या? प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने रक्षा क्षेत्रों में संयुक्त उत्पादन, श्रम प्रवासन, क्वांटम तकनीक पर हस्ताक्षर किया है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1993 की स्वतंत्रता वेलवेट डाइवोर्स इसको कहा जाता है। वेलवेट डाइवोर्स हाल ही में न्यूज़ में चर्चा में रहा। वेलवेट डाइवोर्स क्या है? के बाद किसी भारतीय PM की स्लोवाकिया की यह पहली यात्रा थी। PM मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया भू-आबद्ध देश है। कार्पेथियम पर्वतमाला, तात्रा पर्वत और डेन्यूब नदी से घिरा हुआ है। ये व्यापक साझेदारी में अब हमने AI, क्वांटम सभी क्षेत्रों में बढ़ाने का निर्णय लिया है। डिफेंस में भी जॉइंट वेंचर भी शुरू करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, NCERT की नई कक्षा 9 की कला पुस्तक मधुरिमा में हाल ही में मोहनजोदड़ो की किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक कलाकृति के चित्र को सेंसर या संपादित किया गया है? तो यह थी डांसिंग गर्ल। कांसे की डांसिंग गर्ल या नर्तकी थी जिसको ब्लर कर दिया गया था, कपड़ा पहनाने की कोशिश की गई थी। ये मोहनजोदारो से मिली थी 1956 में। 1926 में यह मोहनजोदारो से मिली थी। मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में है ये। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदारो के स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में कथन गलत है, ये पूछ रहा है, तो C गलत है। 1922 में इसकी खोज प्रसिद्ध पुरातात्विक राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। यह नगर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। विशाल स्नानागार और विशाल अन्न भंडार यहाँ के प्रमुख सार्वजनिक संरचनाएं थी। ये तीनों सही है, C यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसकी खोज 1920 में RD बनर्जी, देखिए क्या है, राखल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार और विशाल अन्न भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़े हालिया विवाद और इसकी विधिक स्थिति के बारे में कथन पर विचार करें। दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में हमने पढ़ा था। क्यों भाई? क्योंकि भारत सरकार ने इसको बोला है खाली करो। ये प्रधानमंत्री जी का आवास के बगल में बैठ करके DJ बजाता रहता है। केंद्र सरकार ने इस क्लब को अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश दिया है ताकि रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। यह क्लब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक लाभ कमाने वाली वाणिज्यिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, सही पूछा गया है। दूसरा क्यों गलत है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत संस्थाएं गैर लाभकारी होती हैं, न कि वाणिज्यिक। NCL टीम प्रस्तुत फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में इस क्लब में मृत सदस्यों के बिलिंग और भारी कानूनी खर्चे जैसी विसंगतियां पाई गई हैं। जासूसी का अड्डा बनकर रह गया था ये। प्रधानमंत्री जी का आवास के ठीक बगल में इसका प्रांगण है।
एआई कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा हाल ही में जारी किए गए क्लाउड फेबल 5 मॉडल और इसके अंतर्निहित माइथोस क्लास आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? सत्य दिया हुआ है बी। माइथोस क्लास को शुरू में जनता के लिए खतरनाक माना गया क्योंकि यह हर प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउज़र को 0 दिन कमजोरी 0 डे वल्नरेबिलिटी को खोजने, साइबर हमले तेज़ करने में सक्षम था ये, इसलिए सबके लिए इसको नहीं लाया गया माइथोस को। तो माइथोस इंजन के साथ ही बिना हैकिंग वाला, जो किसी चीज़ को हैक नहीं कर सकता है, फेबल 5 नाम से मॉडल को लॉन्च किया गया, जो कुछ भी हैक नहीं कर सकता है, ना तो किसी को नॉलेज देगा उसके बारे में, तो फेबल 5 को लॉन्च किया गया था। एंथ्रोपिक ने क्लाउड फेबल 5 जारी किया जो शक्तिशाली माइथोस क्लास पर आधारित है। 2 महीने पहले कंपनी ने इसे जनता के लिए बहुत खतरनाक बताया था क्योंकि यह जटिल सॉफ्टवेयर कोड का विश्लेषण करके 0 दिन कमजोरियां खोज सकता है, जिससे ऊर्जा, बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले हो सकते हैं। अब इसे सुरक्षित बनाने के लिए इसमें डायनेमिक राउटिंग मैकेनिज्म, उच्च जोखिम वाले सवालों को कम क्षमता वाले मॉडल पर भेजना जोड़ दिया गया है। जैसे ही आप इसे बोलेंगे कि रेलवे का वेबसाइट हैक करो, तो अपने आप ये मॉडल जो है आपको ब्लॉक कर देगा और कम जो मॉडल है, कमज़ोर वाला मॉडल, उस पर आपको लेकर के चला जाएगा। प्रयोगात्मक ओरल दवा एल्कोनोग्लिनप्रोन जो GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट श्रेणी की भारत के थिन फैट फेनोटाइप वाले मरीज के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? ये मधुमेह की दवा है। अभी मैंने बताया था कि क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है ये, क्योंकि ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के साथ साथ आंतरिक वसा को हटा करके चयापचय स्वास्थ्य को सुधारती है। इसे बिना भोजन पानी के पाबंदी के भी लिया जा सकता है। भोजन पानी व पाबंदी के बिना भी इस दवा को उपयोग करके टाइप 2 मधुमेह को ठीक किया जा सकता है। इसके कारण से भारत में इसको काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जा रहा है और आने वाले समय में सभी के लिए कमर्शियली उपलब्ध भी हो जाएगा ये। इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज IGCC की नवीनतम रिपोर्ट और बॉन जलवायु वार्ता के संबंध में कथनों पर विचार करें। वर्ष 2025 में वैश्विक तापमान वृद्धि 1850-1900 का आधारभूत स्तर से 1.39 डिग्री सी अधिक दर्ज की गई है, जिससे 1.31 डिग्री सी वृद्धि पूरी तरह से मानव जनित गतिविधियों के कारण से हुई है। क्या इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है क्या? ऐसा ही सवाल पूछेगा BPSC। वो ज़माना गया कि IGCC किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो ज़माना गया, बहुत पहले गया, और उसमें 3 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ये हो सकता है किसके द्वारा जारी किया गया। ठीक है। बॉन जलवायु वार्ता में जीवाश्म ईंधन दूर जाने के लिए यह लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है कि 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में स्वच्छ बिजली की हिस्सेदारी कम से कम 35% होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग रिन्यूएबल की ओर बढ़ सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। IGCC स्वतंत्र जलवायु वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार, स्वतंत्र जलवायु वैज्ञानिक रिपोर्ट है, वैज्ञानिकों का एक समूह है जो जलवायु को लेकर के स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करता है, किसी संस्था के तहत नहीं आता है। 2025 में प्राकृतिक शीतलन लानीना के बावजूद मानव जनित वार्मिंग इतिहास में सबसे सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक उत्सर्जन 56.8 बिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर था। 1.5 डिग्री सी की सीमा का कार्बन बजट अगले 3 वर्षों से भी कम समय में समाप्त हो जाएगा। जर्मनी के बॉन में चल रही मध्य वर्ष की UNFCCC वार्ता, जहाँ कॉप के लिए मसौदा तैयार होता है 2035 तक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 20% बढ़ करके 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। 20 से 35 जा रहे हैं हम लोग, ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों कार्यकाल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मोदी जी का कार्यकाल जैसे ही कुछ दिनों का हुआ था, उसके बाद से सब ने ट्वीट करके बधाई देनी शुरू कर दी कि सबसे अधिक कार्यकाल तक आप पद पर रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं उस संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा C। जून 2026 में मोदी जी ने 4,399, अब तो बहुत सारा दिन हो गया होगा भाई, 15-20 दिन तो आगे आ ही गए हम लोग, 25 दिन पार करते हुए लगातार बिना रुके सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। जून 2026 में नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया, जिससे वे लगातार बिना रुके सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली
सर्विंग इलेक्टेड पीएम बन गए हैं। कुल दिनों के मामले में जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन आज भी सबसे शीर्ष पर है, जबकि भारत के इतिहास में सबसे कम समय मात्र 13 दिन 1996 तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनका भी नाम है। तो नेहरू जी इसलिए हैं क्योंकि आज़ादी से पहले भी वो शामिल थे। तो लगातार में अगर गिनेंगे तो मोदी जी जो हैं वो टॉप पर हैं और इलेक्टेड पीएम के तौर पर टॉप पर हैं। इंदिरा गांधी भी बनी थी कई बार, लेकिन इंदिरा जी जो हैं वो बीच बीच में उनका गैप भी हुआ था। मोदी जी लगातार हैं 2014 से। पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में कथन पर विचार करें। 2024 की छठी मसौदा अधिसूचना में पश्चिमी घाट 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ईएसए के रूप में सीमांकित करने का प्रस्ताव है। के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर पश्चिमी घाट के ईएसए क्षेत्र में खनन, ताप विद्युत संयंत्र के संचालन को पूरी तरह से अनुमति दी गई है। के कस्तूरीरंगन के बारे में सवाल पूछा गया आपके ऑडिटर एग्जाम में। पूछा गया किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, तो उनकी समिति बनी थी के कस्तूरीरंगन समिति वेस्टर्न घाट को लेकर के। गॉडगिल समिति बनी थी वेस्टर्न घाट को लेकर के। तो 2 समितियां फेमस हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कस्तूरीरंगन समिति 2013 ने स्पष्ट सिफारिशें की थी कि ईएसए क्षेत्र में स्पेशल जो जोन है किसी प्रकार की खनन परियोजना, पत्थर खनन, प्रदूषणकारी ताप विद्युत संयंत्र 100% प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, अमोनिया गैस के संदर्भ में कथन पर विचार करें। तमिलनाडु में अमोनिया गैस के कारण से फिशरीज फार्म में कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अमोनिया एक ओजोन क्षयकारी गैस है, इसलिए सी फूड उद्योग में इसे प्रशीतक के तौर पर उपयोग करना प्रतिबंधित है। ऑडिटर एग्जाम में अमोनिया के बारे में भी पूछा गया था कि लार्ज स्केल पर अमोनिया का उपयोग होता है और किसका उपयोग होता है। अभी हाल के ही किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। यह गैस नमी के संपर्क में आने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो त्वचा, आँखों में गंभीर रासायनिक घाव पैदा करती है। तो अमोनिया के बारे में यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत दिया हुआ है। ओजोन क्षयकारी गैस है, इसलिए सी फूड उद्योग में प्रशीतक के तौर पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि अमोनिया पर्यावरण का अनुकूल शून्य ओजोन क्षरण वाली गैस है। अपनी उच्च शीतलन क्षमता का कारण से सी फूड उद्योग में रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जहाँ पर अत्यधिक लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A हाल ही में शामिल जहाज़ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A नाम है। तो INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत एक उन्नत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, इसे शामिल किया गया है। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है। कथन ए गलत है, क्योंकि INS संशोधक एक सर्वेक्षण प्रोत है, SBL है। बी गलत है, क्योंकि 7 में से 4 जहाज MDL मुंबई द्वारा, 3 गार्डन रिच कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे हैं। डी गलत है, क्योंकि INS अग्रे पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है, सर्वेक्षण प्रोत नहीं है। तो INS अग्रे जो है ये उथले पानी का जहाज है। INS संशोधक जो है ये क्या है, तो यह एक सर्वेक्षण जहाज है। और प्रोजेक्ट 17A के तहत में 7 का निर्माण में से 4 का निर्माण मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा और 3 का निर्माण गार्डन रिच जो कोलकाता में है उसके द्वारा किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट 17A और ये सब विशेषताएं याद रखेंगे आप। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल के संबंध में कथन में पर विचार करें। राखीगढ़ी को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल माना जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। हालिया उत्खनन में टीला संख्या 7 से कंकाल मिले हैं, जिसका अध्ययन हड़प्पा काल के लोगों की वंशावली, प्राचीन पर्यावरण को समझने के लिए किया जाएगा। चौथे के आंसर दूसरा केवल सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, राजस्थान में नहीं। अमेरिका ईरान अंतरिम समझौता और मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के संदर्भ में कथन पर विचार करें। अमेरिका ईरान का जो अंतरिम समझौता हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। 14 क्लॉज वाले समझौता ज्ञापन में अनिवार्य किया गया है कि ईरान अपने 60% समृद्ध यूरेनियम के भंडार को देश से बाहर किसी तीसरे देश में भेजेगा। 1936 का मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन तुर्की को काला सागर, भूमध्य सागर को जोड़ने वाले जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक और नौसैनिक युद्धापोतोद के परागमन को विनियमित करने का संप्रभु अधिकार देता है। काला सागर को और 2 यहाँ पर हैं, यहाँ पर जलडमरू मध्य 2 हैं।
तो उन दोनों से होकर के जहाज़ को जाने आने का संप्रभु रूप से अधिकार तुर्की को दिया गया है कि वो परमिशन देगा। इसी तरीके का चुंगी वसूलने का अधिकार ईरान और ओमान को भी दिया जाएगा। तो क्या ये सत्य है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड इसीलिए चर्चा में था। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्लॉज 8 के तहत ईरान को 60% समृद्ध यूरेनियम देश से बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है। IAEA की निगरानी में स्थानीय स्तर पर डाउन ब्लेंड इसको किया जाएगा। इसलिए पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। मॉन्टेक्स कन्वेंशन 1936 तुर्की को जलडमरू मध्य, बॉस्फोरस और डार्डेनल्स, ये जलडमरू मध्य जो तुर्की में स्थित है, पर नियंत्रण देता है। काला सागर को भूमध्य सागर से ये दोनों जोड़ते हैं और इसमें से कौन से जहाज़ किस तरह से जाएंगे वो तुर्की जो है वो देखता है कि कौन से जहाज़ को रोकना है हमें, ये भी वो देखता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और भारतीय संस्थानों प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, चारों से सत्य पूछा गया है। IIT दिल्ली की सफलता के मुख्य कारण स्थिरता, प्रति फैकल्टी उद्धरण जैसे संकेत को मजबूत प्रदर्शन है। IIT दिल्ली में बहुत ही बेहतर स्थान प्राप्त किया है। IIT दिल्ली की सफलता का श्रेय रिसर्च प्रभाव, सस्टेनेबिलिटी, नीति, फैकल्टी उद्धरण को दिया गया है। IIT दिल्ली रैंक 118 लगातार दूसरे वर्ष भारत का सर्वोच्च संस्थान है। IIT बॉम्बे फिसल करके 134वें स्थान पर आ गया है। क्योंकि सुलीन यूनिवर्सिटी भारत के शीर्ष 10 में शामिल है, रैंक 452 दिया हुआ है। सुलीन यूनिवर्सिटी जो है ये हिमाचल की यूनिवर्सिटी है और सबको चौंकाते हुए भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इसका नाम आया है। भारत जापान संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह तंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संचालित होता है। इंडिया जापान JCM ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, इस तंत्र के तहत हस्तांतरित कार्बन क्रेडिट की दोहरी गणना की अनुमति दी गई है ताकि दोनों देशों को एक ही क्रेडिट को अपने जलवायु लक्ष्यों में जोड़ सकें। क्या ऐसा किया गया है? क्या चर्चा में था, हाल ही में हमने पढ़ा भी था, जून में, पिछले महीने का है ये। इसका आंसर हो जाएगा 7 का, केवल 1 यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। JCM पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत एक द्विपक्षीय कार्बन बाजार तंत्र है। कार्बन का उत्सर्जन हमारे देश में ज़्यादा हुआ, उनके देश में कम हुआ, तो वो हम उनसे क्या करेंगे? कार्बन क्रेडिट खरीद लेंगे। पृथ्वी तो एक ही है, उत्सर्जन हम ज़्यादा कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उत्सर्जन को देखेंगे कितना हो रहा है। ITMOS व्यापार की अनुमति देता है, कथन तो पूरी तरह से गलत है। कार्यान्वयन नियमों में दोहरी गणना को रोकने के लिए कड़े प्रावधान है ताकि एक क्रेडिट का दावा दोनों देश एक साथ न कर सकें। आप कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 पेड़ लगाए हैं और मेरा कोई छोटा सा संयंत्र है जिससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो सरकार मुझे बोली कि आप कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हो, तो मैं आपको पैसा दूंगा और कार्बन क्रेडिट आपसे ख़रीद लूँगा। जिससे क्या होगा कि हाँ भाई, मैंने उनको पैसे दिए हैं, उनसे कार्बन क्रेडिट ख़रीदा है और वो और पेड़ लगाएंगे, जिससे ये चीज़ें होंगी कि कोई एक अगर उत्पादन कर रहा है तो दूसरा पेड़ भी लगा रहा है। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया और भारत में इसके विनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि एक कपल हैं, उनके बच्चे बदल गए थे IVF के दौरान। IVF प्रक्रिया में अंडे और शुक्राणु का निषेचन महिला के गर्भाशय के भीतर प्राकृतिक रूप से संपन्न होता है। भारत में IVF क्लिनिकों का संचालन नैतिक प्रथाओं का विनियम सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के विधिक प्रावधानों के तहत किया जाता है। एक्ट ये है क्या? और IVF होता क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तात्पर्य क्या होता है? अगर इन विट्रो नेचुरल तरीके से ही हो जाता तो इन विट्रो करवाते क्यों लोग? इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। पहला तो गलत है। प्राकृतिक रूप से संपन्न होता तो IVF क्यों कहते हैं हम लोग? इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज कह देते हैं। इन विट्रो का अर्थ ही होता है कांच के भीतर। निषेचन की यह प्रक्रिया शरीर के बाहर लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से एक पेट्री डिश में की जाती है। भ्रूण मिश्रण जैसे मामलों को रोकने के लिए भारत में ART अधिनियम 2021 लागू है। जिस क्लिनिक में उन्होंने करवाया, उस क्लिनिक ने उनके अंडे और स्पर्म वगैरह जो हैं वो मिक्स कर दिए, किसी और का लगा दिया, जिसके कारण से उनका जो बच्चा है उनके जैसे दिख ही नहीं रहा है ना। और वो किसी और का बच्चा है जो इनके पास आ गया। इनका बच्चा कहाँ गया नहीं पता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG CBG के बीच बुनियादी अंतर के बारे में कौन सा कथन सच है? कंप्रेस्ड बायो गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बारे में जो सच है, CBG उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ठोस और तरल जैविक खाद
उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं जो सीएनजी के निष्कर्षण में नहीं मिलता है। जब आप सीबीजी बनाते हैं तो उससे बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको फर्टिलाइज़र प्राप्त होता है, खाद प्राप्त होता है नेचुरल। ये चीज़ आपको नेचुरल गैस वाले प्रोसेस में नहीं मिल पाता है। यही है इसमें लक्ष्य। क्योंकि सीएनजी जीवाश्म ईंधन, सीबीजी नवीकरणीय है। क्योंकि सम्मिश्रण लक्ष्य 10% नहीं बल्कि 3% का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि कच्ची बायोगैस में केवल 50 से 60% मीथेन होती है, जिसे शुद्ध करके 90% से अधिक करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। भौगोलिक उत्पादन जीआई टैग बिहार के उत्पादों के बारे में कथन पर विचार करें। इस बिहार के 3 उत्पादों को हाल ही में दिया गया जीआई टैग। हाल ही में बिहार के 52 बूटी साड़ी, पत्थर कटी पत्थर शिल्पकला, पिरिया चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत में किसी उत्पाद का जीआई पंजीकरण संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह आजीवन मान्य होता है। तो आजीवन मान्य नहीं होता है, ये पहला तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। नालंदा, गया और भोजपुर के 3 पारंपरिक उत्पादों को नाबार्ड और राज्य सरकार के प्रयासों से जीआई टैग मिला है। कौन कौन से उत्पाद हैं वो? 52 बूटी साड़ी, पथकरी पत्थर शिल्पकला और पिरिया चित्रकला। क्योंकि भारत में जीआई पंजीकरण वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग व आंतरिक विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह आजीवन नहीं है बल्कि 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 21वीं सदी के नालंदा मॉडल और ज्ञान शक्ति के संदर्भ में कथन पर विचार करें। आज के संदर्भ में नालंदा विश्वविद्यालय का मॉडल किस प्रकार से सबसे बेहतर हो सकता है हमारे लिए? 21वीं सदी में देश की रणनीतिक शक्ति मुख्य रूप से सैन्य बल और औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करेगी, न कि वैज्ञानिक शोध या बौद्धिक पूंजी पर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फैक्ट 0 है इसमें, कॉन्सेप्ट 100% है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बहुलवाद, प्लूरलिज्म, अंतर्विषयीय अध्ययन और विचारों के खुलेपन का प्रतीक था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक नेटवर्क के रूप में कार्य करता था। तो दूसरा तो सही हो जाएगा, पहला गलत है। क्योंकि मॉडर्न जो इकोनॉमी बन रही है एआई के दौर में, वो स्किल से ज़्यादा, छोटे मोटे चीज़ों से ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और ज्ञान आधारित इकोनॉमी बन रही है। रिसर्च करने वाले एआई जैसे चीज़ों पर या नवीन चीज़ों पर रिसर्च करने वाले को अधिक नौकरियां मिल रही है स्किल की तुलना में, छोटे छोटे स्किल की तुलना में। तो पारंपरिक पद्धति जो थी कि भाई उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दो, उसके जगह पर एजुकेशन में अब ये होना चाहिए कि हाईली एजुकेटेड और गहराई से अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये बिहार के जो राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर लेख लिखा था कि कॉग्निटिव पावर जो है, ज्ञान शक्ति, हम फिर से उसी युग में प्रवेश कर रहे हैं। और इस युग में भारत जो था वो विश्वगुरु था वाकई में, जब तक हमारे पास नालंदा था। तो कॉग्निटिव पावर वाले युग में हमें फिर से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को एम्पावर करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। सिस्मिक डबलेट, वेनेजुएला में भूकंप तंत्र के संबंध में कथन विचार करें। सिस्मिक डबलेट में एक बड़े झटके के बाद आने वाले सभी छोटे झटकों को शामिल किया जाता है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में चट्टानों के 2 ब्लॉक क्षितिज दिशा में हॉरिजॉन्टल में एक दूसरे के पास से खिसकते हैं। इस प्रकार से खिसकते हैं क्या? ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पहला गलत है, दूसरा सही है यहाँ पर। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। सिस्मिक डबलेट सामान्य आफ्टर शॉक नहीं होते, इसमें कम अंतराल पर लगभग समान और बहुत अधिक तीव्रता वाले 2 भूकंप आते हैं। आफ्टर शॉक तो हुआ, एक बड़ा भूकंप आया, उसके बाद उसके छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। इसमें 2 मेजर भूकंप आते हैं। पहले भूकंप के कारण दूसरा भूकंप ट्रिगर हो जाता है और दोनों अलग अलग भूकंप, अब इन दोनों के आफ्टर शॉक भी होंगे, जिसके कारण से इसको सिस्मिक डबलेट कहा जाता है, जिसके कारण से 5000 से अधिक लोग अभी तक ऑफिशियली मर चुके हैं वेनेजुएला में। आरबीआई के डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी संबंधी नए नियमों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यदि नुकसान 50,000 रुपये तक का है तो पीड़ित को शुद्ध नुकसान का 85% या 25,000 जो भी कम हो का मुआवजा जीवन काल में एक बार दिया जाएगा। ये आरबीआई ने रूल बनाया है। 50,000 रुपये तक के नुकसान को 85% या 25,000 जो भी कम हो का मुआवजा दिया जाएगा। विकल्प ए गलत है, क्योंकि यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, क्योंकि शिकायत 5 कैलेंडर दिनों के भीतर दर्ज करनी होगी। क्रॉस बॉर्डर धोखाधड़ी मुआवजे आरबीआई 65%, ग्राहक का बैंक 20% विशिष्ट राशि के बीच में साझा किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर भी धोखाधड़ी होती है किसी के साथ, तो उसमें भी पेमेंट दिया जाएगा, एक बार जीवन में एक बार ही दिया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे।
FCRA एक्ट के बारे में सवाल पूछा गया है। वीडियो इसलिए लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो हम लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है। विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन के लिए अपने सोशल ऑडिट अकाउंट और वेबसाइट की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब पूरे देश में FCRA पंजीकरण के लिए सभी श्रेणियों राज्यों के लिए एक समान सिंगल फीस लागू होगी। चौथे का आंसर हो जाए केवल 1, दूसरा ये गलत दिया हुआ है। NGO को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट, प्रकाशनों को खुलासा करना अनिवार्य है। कथन 2 गलत है। पहले एक ही सिंगल फीस लगती थी, लेकिन नए नियमों के तहत अब NGO को उन सभी श्रेणियों के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग अलग फीस देनी होगी जहां वे काम करते हैं। अमेरिकी सैन्य कमान के भूराजनीतिक बदलाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 5 का आंसर हो जाएगा C। इंडो पैसिफिक क्षेत्र विश्व के समुद्री व्यापार का लगभग आधा हिस्सा कवर करता है, 60% वैश्विक GDP का योगदान देता है और इंडो पैसिफिक जो USA का फ्लीट था उसका नाम बदल करके फिर से एशिया पैसिफिक कर दिया गया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र विश्व के आधे समुद्री व्यापार को संभालता है, वैश्विक GDP में 60% का योगदान देता है। क्योंकि अमेरिका का इंडो पैककॉम वापस से पैककॉम हो गया है, मतलब एशिया पैसिफिक कमांड उसका नाम दे दिया गया है। पहले उसको इंडो पैसिफिक कमांड नाम दिया गया था, अब उसको फिर से प्रशांत एशियाटिक कमांड उसको नाम दे दिया गया है। कीथी 2 जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी के संबंध में कथनों विचार करें। कीथी 2 परियोजना 820 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना, जिसे हाल ही में वन सलाहकार समिति की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। सिंधु जल संधि 1960 के तहत चिनाब नदी पानी का पूरा नियंत्रण भारत को दिया गया है। पाकिस्तान रावी, ब्यास, सतलज को नियंत्रित करता है। ये तो गलत ही हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब को नियंत्रित करता है, जबकि भारत के पास पूर्वी नदी रावी, ब्यास, सतलज का पानी पर नियंत्रण है। अल नीनो और व्यापारिक हवाओं के बारे में सवाल है। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवाएं अत्यंत मजबूत हो जाती हैं, गर्म पानी को भारी मात्रा में एशिया की ओर धकेलती हैं। व्यापारिक हवाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर मोड़ने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना कोरियोलिस प्रभाव है। 7 का आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। लालीना में व्यापारिक हवाएं मजबूत होती है, अल नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, ट्रेड विंड्स जो हैं ये वीक हो जाती हैं, दिशा बदल लेती है। इससे गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका को बहने लग जाता है, भारत में सूखा पड़ता है, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सब इलाकों में वर्षा कम प्राप्त होती है। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट खाते के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस खाते को लेकर छूट दिया था भारत सरकार ने, इसी कारण से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके बारे में सही है, भारतीय बैंक का विदेशी मुद्रा में जमा खातों पर लियन लगा करके अनिवासी ग्राहकों को लोन प्रदान कर सकते हैं, यही इसकी खासियत होती है। RBI हाल ही में FCRN फॉरेन जो अकाउंट होते हैं पर लियन गारंटी लगा करके लोन देने विदेशी कर्जदाताओं को SBLC जारी करने की अनुमति दी है। ये गलत है क्योंकि यह खाता भारतीय रुपये के बजाय सीधे विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, पाउंड में रखा जाता है। B गलत है क्योंकि FCNR खाते की मूल रकम और ब्याज में भारत पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। D गलत दिया हुआ है क्योंकि इस खाते में मुद्रा का रूपांतरण नहीं होता, अगर आपने डॉलर में जमा किया है तो डॉलर में ही उसमें पैसा रहेगा। तो ये खासियत होती है FCNR की। अब इन खातों में अगर कोई पैसा जमा है तो उन पैसा जमा को आप बैंक के पास में गिरवी रख करके आप कोई भी लोन भरा ले सकते हैं कि अगर मैंने लोन को नहीं चुकाया तो आप इससे पैसा काट लेना। एक संपत्ति के तौर पर उस बैंक अकाउंट का उपयोग किया जा सकता है। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग और भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लाइनसाइन है, जिसे चीन ने स्वदेशी चिप का उपयोग करके बनाया है। भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तीसरे चरण का लक्ष्य 100% स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित चिप्स वाले सुपर कंप्यूटर बनाना है। क्या ये सही है? लाइनसाइन याद है आपको कुछ? इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। यहाँ पर लाइनसाइन ने टॉप 500 लिस्ट में अमेरिका के अल कैपिटल को पछाड़ करके पहला स्थान हासिल किया है। स्वदेशी चिप का उपयोग करके चीन ने इसे बनाया है। भारत ने भी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया, जिसके तीसरे चरण का लक्ष्य पूरी तरह से 100% भारत में निर्मित चिप्स की मदद से सुपर कंप्यूटर बनाना है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह योजना केवल उन कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, केवल उन कर्मचारी। यह योजना के तहत अतिरिक्त रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन मिलेगा। तो दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य औपचारिक रोजगार सृजन विस्तार करना है, पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को लाभ देना है। कथन 2 सही है। नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए 3,000 रुपये प्रति माह कर्मचारी तक का प्रोत्साहन भी सरकार दे रही है, जबकि पहली बार कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की सहायता मिलती है कि आप भी नौकरी पाओ और नौकरी दे भी सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये भी हमने पढ़ा था। तो पूर्व अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का प्रमाणन इस योजना के रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग घटक के तहत में किया जाता है, ये यहाँ पर सही है। जिन युवाओं के पास पहले से कौशल या अनुभव है उनका आकलन प्रमाणीकरण आरपीएल के तहत में किया जाता है, क्योंकि ये भारत सरकार का पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। PMKY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इंडस्ट्री 4.0 कोडी, AI, रोबोटिक्स, ड्रोन पर केंद्रित है। डी भी गलत है, क्योंकि प्रशिक्षणार्थियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने पर नगद पुरस्कार और प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फुटपाथ पर चलने का अधिकार संबंधी हालिया फैसलों के संदर्भ में विचार करें। फुटपाथ पर चलने का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार मोटर चलित वाहनों के चलने के विशेषाधिकार के अधीन है। अदालत के अनुसार चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति, सभा और संगम बनाने के मौलिक अधिकार का प्रतीक है। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। सरकार ने यह भी कहा कि मोटर चालन वाहन जो एक्ट है, मोटर चालक वाहन एक्ट, उस एक्ट में भी संशोधन करें और सड़कों को ऐसा बनाएं कि उस पर फुटपाथ मिले सबको चलने के लिए, क्योंकि लोगों को फुटपाथ पर चलने का अधिकार मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत में। 19(1)(b)(c) के तहत अभिव्यक्ति, सभा और संघ बनाने का अधिकारों का प्रतीक है ये। खीर भवानी मेला के बारे में सवाल पूछा गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर कश्मीर घाटी के तुलमुल्ला गांव में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर देवी राग्या को समर्पित है, जिसे स्थानीय लोग केवल मांसाहारी भोजन का भोग लगाते हैं। तो यह गलत हो जाएगा, दूसरा, पहला सही है। इनको 100% शुद्ध शाकाहारी भोजन, दूध और खीर का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसको खीर भवानी कहते हैं। व्हाट्सएप और मेटा में हालिया नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्रेड के जो थे कुणाल शाह, उनको व्हाट्सएप का CEO बनाया जा रहा है। कुणाल शाह की नियुक्ति के बाद मेटा को क्रेड के सभी भारतीय उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत वित्तीय डेटा तक पूर्ण पहुंच प्राप्त हो जाएगी, ये यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। मेटा ने क्रेड में करीब 8,550 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कुणाल शाह व्हाट्सएप के नए प्रमुख के रूप में विल कैथाकार्ट की जगह लेंगे। कोई कैथाकार्ट मेटा में ही रहकर के अगली पीढ़ी के उत्पाद बनाएंगे। सी भी गलत है, सी गलत है क्योंकि शाह ने स्पष्ट किया है, सॉरी इसका ए आंसर था, इसका आंसर ए था, मैंने जल्दबाजी में सी कह दिया था, इसका आंसर ए है कि क्रेड उपयोगकर्ताओं के डेटा तक कोई पहुंच नहीं होगी। व्हाट्सएप का मितेन संपत को क्रेड का अंतरिम मुख्य कार्यकारी भी नियुक्त किया गया है, न कि व्हाट्सएप का सुरक्षा प्रमुख। तो मितेन संपत और क्या नाम बोला मैंने आपको? कुणाल शाह, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो व्हाट्सएप के कार्यकारी प्रमुख जिसको बनाया गया है कुणाल शाह, और इनके नाम को भी याद रखिएगा। बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर वैश्विक प्रतिबंध के संबंध में कथनों पर विचार करें। यूएई ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोग प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश बन गया है। पहला अरब देश है, क्या यह सही है? दुनिया में राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश यूके था, जिसने इसे 2025 में लागू किया। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया था न कि यूके, इसीलिए गलत हो जाएगा। भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों के बारे में कथनों विचार करें। हालिया वार्ता में भारत जापान ने भारत में 100 जैव गैस जैविक उर्वरक संयंत्र बनाने की पहल शुरू की है, जो भारत के गोवर्धन कार्यक्रम के पूरक है। जापान ने भारत के महासागर नीति को मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत माना है।
तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत ने समर्थन किया है कि एशिया पैसिफिक नहीं इंडो पैसिफिक होगा और भारत इसमें प्रबल दावेदार है। जापान ने इसका समर्थन किया है। और 1000 बायोगैस संयंत्र बनाया जाएगा भारत में, भारत और जापान की सहयोग से। वीपीएन, इसके विनियम के संबंध में कथन विचार करें। केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए कानूनी ढांचे के तहत भारत में वीपीएन सेवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीपीएन एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो डिवाइस और इंटरनेट के बीच एनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाती है, जिससे उपयोगकर्ताओं का मूल आईपी एड्रेस जो है छिप जाता है और इसका आप उपयोग भी कर सकते हैं। हाल ही में टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, उस दौरान वीपीएन का उपयोग किया गया, जिसके बाद सरकार ने अब कहा है कि हम वीपीएन के यूज़ को रेगुलेट करेंगे, अब उसको हम नियम कानून के तहत में लाएंगे। तो दूसरा तो सही है, पहला यहाँ पर गलत है। वीपीएन कंपनियों को कहा गया है कि अपने यहाँ कार्यालय खोलिए, सरकार के निर्देशों का पालन करें, अनुपालन अधिकारी नियुक्त करें जिनसे सरकार जब चाहे तब बात कर सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 के प्रमुख बदलावों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? इसमें सत्य दिया हुआ है सी। इस नई व्यवस्था में आंशिक निकासी के बाद पीएफ खाते में न्यूनतम 25% बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम में यह सुनिश्चित किया गया कि रिटायरमेंट सेविंग पूरी तरह से खत्म ना हो, इसलिए आंशिक निकासी के बाद 25% न्यूनतम बैलेंस रखना होगा आपको। ये गलत है क्योंकि योगदान 12% है, कुछ मामलों में 10% रखी गई है। बी गलत है क्योंकि 13 श्रेणियों को घटा करके 3 व्यापक श्रेणियों में इकट्ठा कर दिया गया है। डी गलत है क्योंकि ठेका श्रमिकों को पीएफ योगदान की अंतिम जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ताओं पर डाली गई है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर, जो एम्प्लॉय रखेंगे किसी को, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पीएफ के बारे में सारा, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं तो भी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में राज्य सरकारों को राजकोषीय स्थिति और उधारी के संबंध में कथन पर विचार करें। भारत में राज्य सरकारें अपनी वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य विकास ऋण जारी करती हैं। उन पर ब्याज दरें केंद्र सरकार की उधारी दर की तुलना में हमेशा कम होती है। केरल राज्य अपनी कर आय जुटाने में अखिल भारतीय औसत से आगे है, लेकिन 23-24 में केंद्र सरकार कर हस्तांतरण में इसकी हिस्सेदारी इसकी जनसंख्या की हिस्सेदारी की तुलना में कम थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, जिसमें बताया गया था कि केरल और दक्षिण के राज्य जो हैं वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण से उनकी जो वित्तीय स्थिति है बहुत ही ख़राब हो गई है। तो दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया। राज्यों द्वारा विकास ऋण पर उधारी लागत 6.5% 7.5%, केंद्र सरकार की उधारी दर 0.25 से 0.75% अंक से अधिक होती है, इसीलिए पहला गलत दिया हुआ था। ये लेस इंपॉर्टेंट में मान सकते हैं, इस तरह के सवाल नहीं पूछता है। लेकिन ये देखिए, राम मंदिर में जो चोरी कर ली है अपनी लोगों ने, उसके बारे में सवाल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के बारे में कथन पर विचार करें। इस न्यास ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य का अनिवार्य रूप से दलित समाज से होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अयोध्या के जिलाधिकारी इस न्यास के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गठित 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक दलित का होना अनिवार्य है। इसके प्रशासनिक और पारदर्शी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अयोध्या के जिलाधिकारी जो होंगे वो इसके पदेन सदस्य के रूप में होंगे। सेशल्स गए थे पीएम, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर। ए हो जाएगा। सेशल्स ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया और यह पहली बार किसी को पुरस्कार दिया गया है। बी गलत है क्योंकि माहे और प्रासलीन इनर आइलैंड हैं जो सेशल्स के सबसे घनी आबादी वाले द्वीप हैं। सी गलत है क्योंकि दोनों देश के बीच यूपीआई अपनाने पर आर्थिक समझौता हुआ है, मिलिट्री बेस का नहीं। डी गलत है क्योंकि सेशल्स 115 द्वीपों का समूह है जिसे लार्ज ओशियन कंट्री 14 लाख वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का माना जाता है। भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बारे में सवाल है ये। पहला आईबीजी पानागढ़ स्थित 17वें माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र तैनाती है। पानागढ़ स्थित, पानागढ़ वेस्ट बंगाल में है। आईबीजी एक बहुत बड़ा सैन्य गठन है जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक होते हैं, जिसे युद्ध के दौरान इकट्ठा होने में महीनों का समय लगता है। नहीं, आईबीजी छोटे सैनिकों का बड़ा समूह होता है जिनके पास हर चीज़ होता है, ऑटोनोमस होते हैं और बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, इसलिए पहला सही है। 5000 सैनिकों वाली फुर्तीली, स्वतंत्र और कंबाइंड आर्म्स यूनिट तैयार किए गए हैं जो युद्ध क्षेत्रों में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा। एक पासपोर्ट वाला सवाल है और उसके बाद से एक सवाल और है हरियाणा और राजस्थान के पानी समझौते वाला।
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पासपोर्ट किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अंतिम निर्णायक प्रमाण होता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में उन व्यक्तियों के भी यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार देता है जो भारत के नागरिक नहीं है। क्या ऐसा है क्या? जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी पासपोर्ट दे सकती है क्या? बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, उसका एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो सकता है, अंतिम प्रमाण यह नहीं है। लास्ट सवाल पर चलते हैं। राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इस समझौते के तहत हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का अतिरिक्त पानी राजस्थान को भेजा जाएगा। मानसूनी पानी 1994 के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौते के अनुसार यमुना के सतही जल का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान को आवंटित किया गया था, तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। 3,900 करोड़ रुपये की इस परियोजना में हथनी कुंड से राजस्थान के चूरू, सीकर आदि का भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि पीने के पानी भूजल पुनर्भरण हो सके। कथन 2 गलत है। 1994 के समझौते के तहत सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा को मिला था। राजस्थान में केवल 10.4% पानी आवंटित किया गया था, इसीलिए यहाँ पर पहला सही है। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। जून के करंट अफेयर मैंने पूरा करवा दिया है, कंप्लीट 100% करवा दिया है। अब एक सितंबर का बच गया है, उसको भी मैं करवा दूंगा, उसके बाद से करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा आपका। धन्यवाद आप सभी का।